Shruti, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, Manju. उस दिन तो आप वो सारे बच्चे थे 50-60, आज 40 हो, 42-40। बोला था ना 7 बजे तक आ जाना क्लासेस में, क्यों नहीं आते 7 बजे? बाकी के जो लेट आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये बताओ, जैसे तुम सारे पंजाब के बच्चे हो, सारे पंजाब के हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, तो ma'am. देखो, ओके 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 ओके। तो देखो, अभी तुम्हारा बैच जो है बेटा लेट शुरू हुआ है ना, ऑलरेडी 6 महीने हो गए हैं, है ना? तो ये जुलाई चल रहा है और पूरा फिजिक्स का सिलेबस है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, ये पढ़ चुके हो ना? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दो Yes, चैप्टर ma'am. पढ़ने Yes, क्या ma'am. कह रहे हो? लिख दो, क्या कह रहे हो? सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े हुए। तुम्हारा बूट कैंप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बेटा हो ही गया था ना अच्छे से? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सिर्फ क्वेश्चन कर लें या थ्योरी भी करोगे कुछ? कुलाम्स लॉ स्टार्ट करेंगे आज हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है? मैम सेट रिवाइज करके ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। कैसे? मैम मतलब थ्योरी का क्विक रिवीजन लेके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना मैम। अच्छा, ठीक है, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं यही बोलने जा रही हूँ कि जैसे स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स रहेंगे ना बेटा, उसमें हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी कम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग थ्योरी को स्कूल में या फिर अपने बूट कैंप में ऑलरेडी कवर करके आ चुके हो, है ना? तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे यहाँ पे स्टार्टिंग के चैप्टर्स के, जो कि तुम्हारे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैपेसिटर हो गया, ठीक है? इस तरीके से मैग्नेटिज्म से इन डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्कूल में बेटा जो थ्योरी पढ़ाई जाती है ना स्कूल में, उसको तुम डिटेल से पढ़ लिया करो, ये सोचा करो कि स्कूल में थ्योरी कवर होगी, अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी यहाँ पर भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट जेई के रिस्पेक्ट से रहेगी, जो स्कूल में कवर नहीं करी जाती, वो हम यहाँ कवर करेंगे। गॉट इट? ओके मैम। हाँ, Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके। अच्छा, तो एक सेकंड मैं हैंड रेज कराना चाहूंगी। आप में से वो कौन है जो डेडिकेटेडली 11th से जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? 11th से? अच्छा, तो 11th में किसी ने भी प्रिपरेशन नहीं करी थी जेई की? मैम लास्ट में मैंने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि वंती का बैच ज्वाइन हो गया था मैम हमारा नवंबर दिसंबर से। हाँ, अच्छा ठीक है। अभी जैसे 12th में आ गए, उसके बाद क्या हुआ? मान लो 12th तुम्हारी मार्च से शुरू होगी होंगी, किन 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 बच्चों ने मार्च से, मतलब 12th के जो चैप्टर्स हैं वो ऐसे पढ़े हैं कि जैसे जेई के लिए पढ़ रहे हो? कितने बच्चे हैं? विनोद, पूरी, सुहाने, हर्ष। ठीक है, तो मतलब तुम लोगों ने 12th को ऐसे पढ़ा है जैसे जेई के लिए पढ़ाई करते हैं, राइट? यस Yes, ma'am. चलो चलो, बहुत अच्छी बात है ये।
स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, अपना फर्स्ट चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कैसे कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम चार्ज कवर करेंगे, ठीक है। दूसरे लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कवर कराऊंगी। थर्ड लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल का बेसिक देखेंगे, ठीक है। फोर्थ लेक्चर में भी पोटेंशियल पढ़ेंगे एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। फिफ्थ लेक्चर में अपना गॉस लॉ रहेगा, गॉस लॉ, ठीक है। और सिक्स्थ लेक्चर में अपना डाइपोल। तो 6 लेक्चर में मैं ये सिलेबस ये चैप्टर कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। आई थिंक कोई चैप्टर नहीं, कोई टॉपिक नहीं रहा, सारे टॉपिक कवर हो गए। यस मैम। हाँ, तो अपने 6 लेक्चर और 6 के 6 लेक्चर में देखो थोड़ी सी मतलब थ्योरी जो रहेगी, क्योंकि थ्योरी रहेगी, फॉर्मूला वगैरह बता दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे सबसे ज्यादा तुम्हें फायदा इसी से ही होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो चार्ज क्या होते हैं, 2 तरीके के चार्ज होते हैं बेटा। सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब यहाँ पर हम लोग सारा वही पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही है कि चार्ज को रेस्ट में है तभी हम सारे फील्ड्स, फोल्ड जो सॉरी फोर्सेस, फील्ड, पोटेंशियल, जो भी आप चीजें निकालोगे वो इसी को ध्यान में रख के निकालोगे कि आपका चार्ज जो है रेस्ट पे है। उसके बाद आता है अपना चार्जेस, कि चार्ज क्या होते हैं। तो देखो चार्ज का जो है रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो चार्ज मेनली आया कहाँ से है, नेचर में एटम से, है ना। एटम में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है ना। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। वैल्यू दोनों के मैग्नीट्यूड की सेम रहती है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है अगर मैं वो लिखूं वो सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोनों के लिए वैल्यू सेम आती है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होने की वजह से क्या कर सकता है, इन एंड आउट हो सकता है ना। एटम से इन भी हो सकता है और बाहर भी जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर सकते हैं ना। ये रिमूव हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज है इनको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। अब देखो जिसके पास मान लो एटम कैसा होता है, एटम इज अ न्यूट्रल, राइट बेटा। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है ना। यस ma'am. एटम न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल का मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो मान लो अभी तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है एटम के पास, अब इसके पास चार्ज कैसे आएगा। मान लो मैं जैसे तुम्हारा सोडियम होता है केमिस्ट्री में, सोडियम है ना। सोडियम के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है ना शेल में। यस मैम। कितना होता है इसका, वो 11। Yes, ma'am. एक में 8, लास्ट में 1 बचा। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, रिमूव कर सकते हैं ना। हाँ, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करा सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को बेटा रिमूव करा दोगे तो सोडियम के पास क्या आ जाता है, एक प्लस साइन आ गया ना। प्लस का केमिस्ट्री में चलेगी में मतलब क्या हुआ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते तो कितना चार्ज आ जाता, +2e चार्ज आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आता है, चार्जेस आते हैं। अब मान लो जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, जैसे क्लोरीन की मैं बात करूं, क्लोरीन के लास्ट में 7 होता है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है ना। एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना क्लोरीन। 17 क्लोरीन 17 होता है, तो लास्ट में 7 है, तो मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो मान लो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन का जो एटम है इनिशियली तो न्यूट्रल था, बट मान लो इसने एक चार्ज ले लिया तो क्लोरीन पे कैसा साइन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। हाँ, ऐसे ही होता है बेटा बॉडीज में।
जैसे तुम्हारे एटम्स में चल रहा है ऐसे ही बॉडीज में होता है कि जैसे जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास कैसा साइन आया, पॉजिटिव। ऐसे ही बॉडी में होगा, जिस बॉडी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, लूज किया होगा, उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, और जिसने लिया होगा उस पर नेगेटिव साइन। उसका नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिक है ये, तो अभी तक तुमने सब पढ़ा हुआ है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो तरीके के चार्ज तुमने सीख लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन ये दोनों चार्ज आई किसकी वजह से है, दोनों चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। प्रोटॉन कहीं पर भी रोल प्ले इलेक्ट्रॉन की वजह से है। या तो पॉजिटिव है तो तुम्हारे पास डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। नेगेटिव है तो क्या है, एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपना ये हो गया, चार्ज की वैल्यू हमने देख ली 1.6 इंटू 10⁻90। चार्ज देखो क्या क्या कर सकता है, चार्ज क्या है, चार्ज को ऐड कर सकते हो, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज कभी भी कंजर्व रहेगा, है ना। चार्ज जितनी बॉडी में एक से गया है उतना दूसरी बॉडी में ऐड हो जाएगा, मतलब एक सिस्टम में जो चार्ज रहने वाला है, एक सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, सिस्टम पे चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब क्या है, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब इंटीजर में, इंटीजर में। यस, क्वांटाइज्ड का मतलब नंबर्स, यानी कौन से वाले नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, इंटीजर नंबर या तो -1 हो सकता है या +1, या -2 हो सकता है या +2। इसका मतलब फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, है ना, आप 1/2 नहीं बोल सकते। तो जो चार्ज है वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है, इंटीजर नंबर से एग्जिस्ट करता है तुम्हारा चार्ज। गॉट इट, वेरी गुड। चार्ज को कैसे ऐड कर सकते हो, जैसे कोई भी एल्जेब्रिकल एडिशन होता है, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो चार्ज को, Q1 + Q2 + Q3 अप टू जितने भी चार्जेस हैं सबको ऐड कर दो। क्वांटाइजेशन का देखो यहाँ पर क्या है, Q = NE, मतलब किसी भी बॉडी का अगर चार्ज निकालना है, इस बॉडी पर कितना चार्ज है, तो कैसे निकालोगे चार्ज, ± ऑफ NE। N क्या है, इंटीजर। आप ये निकाल लो कि उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो बेटा कैसा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और गेन होने पर नेगेटिव। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलो बताओ, मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए बॉडी ए क्या यार। नेगेटिवली चार्ज, गिविंग एक्सेस। ए बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है। सम प्रोटॉन से तो कभी नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो ये करो, इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो चार्ज कितना आया, Q = NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, 10⁻14, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन पे ए चार्ज ऑप्शन मैम, 10⁻−12, तो कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻²। अच्छा 16 होता है, सॉरी 19 होगा ना, एक सेकेंड, 1.6 इंटू 10⁻−19 होगा ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो 1.14 में से कितना 19 माइनस करो, कितना आया, 5। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 16 इंटू 10⁻−6। -6 तो 16 इंटू
10 टू पावर -6 को क्या बोल सकते हो, माइक्रो कूलम। Microcoulomb. 16 माइक्रो। अब बात आई साइन की, तो रिमूव करा गया है, तो रिमूव करा गया है तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। Positive. नहीं नहीं, देखो, when इतने Negative. इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए स्फीयर, द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Yes. ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये करो। अब देखो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, तो ये तुम्हें ऑप्शन, राइट? चार्ज 1 अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये तुम्हारा n आ जाएगा। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। वेल डन। अब देखो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मैटर। सिंपल सी बात है, विदाउट मैटर नो चार्ज विल एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। अगर कहीं पे चार्ज है तो सिंपल सी बात है, वहां क्या होगा, कुछ ना कुछ बेटा मास जरूर होगा, ये बात है। अब देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, Repel. न्यूट्रल कुछ नहीं करेंगी। अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा। Attraction. कंडक्टर्स, तो देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई, कंडक्टर्स वो हैं जिनपे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, राइट? भाई कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर हो गए, मेटल्स हो गए, इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा। ज्यादा। ब्रास हो गया, कॉपर, ये सब क्या है आपके मेटल्स, तो इनमें सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास होते हैं, वुड जो भी चीज मैटर से बनी है, मतलब जो भी चीज है एग्जिस्ट कर रही है, उन सबके पास एटम है। तुम्हारे पास ये पेन है, इसके पास भी एटम है। तुम्हारे घर में वुडन है, जो तुम्हारे दरवाजे हैं, डोर्स है, वो सब वुड है, लेकिन ये इंसुलेटर्स हैं, एटम तो इनमें भी है, बट उनके एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे नहीं है, फ्री नहीं है ना, वो फ्री नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास हैं, बट जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या हो पाएगा, गुड कंडक्टर, वही गुड कंडक्टर्स हो पाएंगे। तो यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इंसुलेटर, इंसुलेटर के पास इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, बट कैसे नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे, वो बाउंडेड होंगे। जैसे तुम्हारा 2 into 8, 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है, Neon. नियॉन स्टेबल गैसेज हो गई है ना, ये तो स्टेबल गैसेज हो गई, ये तो स्टेबल है, नियोन तो स्टेबल हो गई। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्या होगा, Tara. 17. फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे ना क्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं होंगे, ठीक है। तो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल होगा क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव करने के लिए। अब ग्लास देखो, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिरेमिक हो गया, पेपर्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब नॉन कंडक्टर्स हैं, यानी इंसुलेटर्स, ठीक है। तो बेसिक चीजें हो गई हैं। चार्ज कैसे कैसे कर सकते हो, देखो किसी भी चीज को चार्ज करना है, जैसे इंसुलेटर। अब देखो चार्जिंग से एक बात ध्यान रखना, फ्रिक्शन से सिर्फ कौन चार्ज हो सकता है, इंसुलेटर्स, ठीक है। एक बॉडी का इंसुलेटर होना जरूरी है फ्रिक्शन में। तो फ्रिक्शन में इंसुलेटर कैन बी चार्ज यूजिंग फ्रिक्शन। जैसे कि क्या क्या होता था फ्रिक्शन में, कैसे कर सकते हो किसी भी बॉडी को चार्ज, ग्लास रॉड, ठीक है, उससे सिल्क क्लॉथ है ना, उन दोनों को हम एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो क्या आ सकता है, चार्ज आ सकता है। सॉरी, दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, कंडक्टर्स ही होंगे। हाँ, दोनों कंडक्शन है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट शुड बी कंडक्टर्स। कैसे करोगे, दोनों एक के ऊपर मान लो, साफ साफ नहीं दिखाया हुआ, ये दोनों तुम्हारे पास कंडक्टर्स हैं। अभी दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल, कैसे हैं, किसी के पास चार्ज नहीं दिख रहा। मान लो अब मैंने एक रॉड इनके साइड में रख दिया जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा ना। अच्छा एक सेकेंड, ये तो इंड्यूस्ड बाय हो गया। कंडक्शन में क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या रखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट्स के होने चाहिए, उनको टच करवा सकते हैं,
ठीक है। कंडक्टर में क्या करते हैं, कंडक्शन में क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट को टच कराना पड़ेगा, ठीक है, टच कराएंगे कंडक्शन में। तो मान लो एक बॉडी के पास चार्ज होगा, मान लो आपके पास दो बॉडीज हैं, सपोज करो एक बॉडी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, तो इसको क्या करो, इसके साइड में रख दो। तो बेटा अगर ये पॉजिटिव बॉडी होगी, इसके साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, है ना, Yes, नेगेटिव yes, चार्ज आ ma'am. जाएगा, Yes, ma'am. ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इंडक्शन में देखो क्या होता है, इंडक्शन में क्या नहीं कराते, टच नहीं कराते, टच नहीं कराएंगे। तो देखो इस जो पॉजिटिव प्लेट है इसको दूर रखा गया है, दूर रखा गया है, तो जो बॉल ए है उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस वाले साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस साइड पे पॉजिटिव। अब मान लो इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ से इस वाले को अर्थिंग कर दूं, ठीक है, क्या कर दे, पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर दो, तो अर्थ से क्या होगी, एक्सिस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अर्थ से एक्सिस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कितने निकलेंगे, जितने इस पे पॉजिटिव चार्ज है इतने इलेक्ट्रॉन अर्थ इसको दे देगी। तो इसके जो भी पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, उनको रिप्लेस कर देगा। तो ये बॉडी टोटली कैसी चार्ज की हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। तो ये थोड़े से मेथड है, ये तुम्हारे जेई में तो कुछ इतना काम का नहीं। ये वाला करो, बाय कांटेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। मैम ऑप्शन बी। इंडक्शन नहीं है, इंडक्शन नहीं है, कंडक्शन है, कंडक्टर्स दोनों को, मतलब एक बॉडी कैसी है, पॉजिटिव, दूसरी न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, दिस बॉडी इज न्यूट्रल, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, है ना। देयर इज डी मैम। देखो कंडक्टिंग में क्या होता है, कंडक्शन डी ऑप्शन। यहाँ पे जब कंडक्टिंग होती है तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, चार्ज ट्रांसफर करेगा। तो इस पॉजिटिव वाले ए स्फीयर से कुछ चार्ज कहाँ चले जाएंगे, न्यूट्रल वाले स्फीयर पे, तो दोनों पे चार्ज रहेगा कैसा, हाँ पॉजिटिव। अब देखो फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये कुलाम्स लॉ है अपना, कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला सबको आता है, दो चार्ज F equals to K Q1 Q2 by R square, दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, याद रखना पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है, गॉट इट, पॉइंट चार्जेस के लिए ही हम इस कुलाम्स लॉ को निकाल सकते हैं। R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का रेडियस। Distance. दोनों चार्जेस, डिस्टेंस। हाँ दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है, वेरी गुड, ठीक है। ये रहा F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This law is valid only for point charges. Point charges के लिए valid है। K का वैल्यू क्या होता है मेरे बेटा, K की वैल्यू होती है 1 by 4 pi 4 pi epsilon naught. एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ Space. हाँ ठीक है। और K की प्रॉपर वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 याद रखो, ठीक है। किस किस के बीच में एप्लीकेबल नहीं होगा, मान लो देखो दोनों का रेडियस जो है इन चार्ज का 2 मीटर है स्फेयर्स का, और दोनों के बीच में भी 3 मीटर की दूरी है, तो क्या होना चाहिए, जो डिस्टेंस है ना वो बहुत बड़ा होना चाहिए इनकी रेडियस से। तो देखो 2 मीटर और 3 मीटर तो क्या हो गया, कंपेरेबल हो गया ना, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, कुलाम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है पॉइंट चार्ज पे वैलिड होगा। अब देखो अगर मैं इनकी दूरी बहुत बड़ी कर दूं, मतलब ये दोनों 400 मीटर की दूरी पे रख दूं, और इनके बीच में ये जो पॉइंट चार्ज, जो ये तुम्हारा चार्ज है, इनका रेडियस कितना है, देखो 0.02 मीटर, यानी बहुत स्मॉल हो गया ना, तो यहाँ पर कुलाम्स लॉ क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा।
समझ गए? यानी दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो उनके रेडियस से, चार्ज के रेडियस से क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, गॉट इट? और किस किस में, अब देखो, अगर चार्ज मोशन में आ गया तो कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करेगा। चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अगर चार्ज को मोशन में करा दोगे तो, अगर चार्ज के पास वेलोसिटी दे दी तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाएंगे। यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएंगे। अब उसके बाद ये तुम्हारी फिजिक्स, पूरी 12th की फिजिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट यूनिट, फिर आता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें चार्ज को मूव कराया जाता है, फिर आता है जिसमें चार्ज को एक्सीलरेट करा देते हैं। जब चार्ज एक्सीलरेट करा देता है तो क्या बन जाता है, वेव, वेव मोशन, जिसको हम बोलते हैं ईएम वेव्स। ठीक है, तो जब चार्ज को एक्सीलरेट करा देंगे तो ईएम वेव्स का अपना आ जाएगा। करिए। नाव को चालू, नाव को, नाव को, नाव को, नाव को। अरे ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा तो मत करो। मैम ऑप्शन डी 0। हाँ देखो, बिल्कुल ये एक तुम्हारे पास चार्ज है 2 कूलम प्लस का, एक चार्ज है 6 कूलम प्लस का, इन दोनों पे -2 कूलम चार्ज दे दिया, तो इसका नया चार्ज कितना हो गया, 0। 0। इस पर नया चार्ज कितना हो गया, 6 और 2 कितना आया, हाँ 4 प्लस का 4। तो हाँ, अभी एक बॉडी के पास चार्ज है, दूसरी न्यूट्रल है, दूसरी न्यूट्रल है। ये एक दूसरे के साथ अभी कोई फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक या तो तुम्हें इंडक्शन करानी पड़ेगी दोनों चार्जेस के बीच में, या दोनों को आसपास रखना पड़ेगा कि एक दूसरे पे चार्ज इंड्यूस हो जाए। पर अभी इस फिलहाल केस में कोई भी फोर्स नहीं होगा। ठीक है, 0 फोर्स। ये करो। कर लोगे आई थिंक। पहले इतनी डिस्टेंस दी हुई है, सॉरी इतनी डिस्टेंस पे 5 न्यूटन है, आप बोल रहे हैं कि 1 इतना मीटर और मूव करा दिया, मतलब अब डिस्टेंस कितनी होगी 0.007 टुवर्ड्स मूव कराया है, पास में लेके आए हो तो घट जाएगी ना, तो 0.05 मीटर्स हो जाएगी, तो उस पे दोबारा एफ डैश निकाल लोगे, है ना? निकल जाएगा। हाँ, अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे, इतने इजी वाले नहीं करेंगे। दूसरा आता है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कब आता है, जब आप किसी भी चार्जेस को कहाँ रखते हो, मीडियम में। कहाँ रखते हो, मीडियम में। तो बेटा मीडियम में रख दिया तो होगा क्या, दोनों चार्ज है Q1 Q2, आपने दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बताओ। यस। पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या है, दो चार्ज है Q1 Q2, अगर दोनों सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, धक्का देंगे एक दूसरे को, रिपेल ये वाला Q1 चार्ज इसको धक्का देगा यहाँ पर F1 फोर्स से, मान लो। Q2 वाला बेटा Q2 Q1 को धक्का देगा यहाँ पर F2 से, मान लो धक्का दे रहे हैं। अब देखो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर अगर कूलम्ब्स लॉ लगाओगे, ये वैक्यूम में बैठे हुए हैं, तो वैक्यूम में देखो 1/4πε0, क्योंकि वैक्यूम के लिए कौन सी परमिटिविटी यूज करोगे, फ्री स्पेस के लिए, है ना, तो एप्सिलॉन लगा दिया, तो एज इट इज फॉर्मूला आ गया। अब देखो अब आपने इनको कहाँ रख दिया, वाटर में,
वाटर का मतलब मीडियम, कहीं पर भी किसी मीडियम में रखने जा रहे हो, ठीक है, किसी भी मीडियम में रख रहे हो। जब बेटा किसी भी मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा फोर्स के साथ, देखो अगर फोर्स मीडियम वाला है तो एप्सिलॉन भी कौन सा लोगे, मीडियम वाला। फ्री स्पेस का तो नहीं लगाओगे ना, वैक्यूम वाला यस ही लगाओगे। नहीं भाई लगाएंगे, एप्सिलॉन अब किसका लगाओगे, एप्सिलॉन एम मीडियम का लगाएंगे। मीडियम मीडियम, यही तो लिखोगे, तो मीडियम का लिखा। अब देखो मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, ये ठीक है, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर ये होगी। यहाँ वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये वाली सारी वैल्यू किसके बराबर हो गई, एप्सिलॉन आर को छोड़ के पूरा एफ के बराबर। हाँ, जो तुम्हारा फोर्स कहाँ था बेटा, वैक्यूम में, अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब ये रिलेट कर रही है वैक्यूम के और मीडियम की परमिटिविटी को, जब रिलेट कर पा रही है ये, तो इसको हमने क्या बोला, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी में मीडियम में देखो फोर्स कितना हो गया, एफएम की वैल्यू कितनी आ गई, एफ बाय एप्सिलॉन आर। इससे क्या समझ रहे हो, इस इक्वेशन से क्या समझ रहे हो, क्या हम जो समझ रहे हो, फोर्स मीडियम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई आर। ना पहली बात यहाँ से याद रखने वाली दो चीजें हैं, एप्सिलॉन आर जो है किसके बराबर है, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन शॉर्ट, ठीक है, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। यस मैम। यस हाँ। मैम। और एप्सिलॉन आर किसके बराबर है, देखो एप्सिलॉन आर कैसे और लिख सकते हो, इस एफ एम को यहाँ ले आऊं, एफ नॉट अपॉन एफ एम, एफ नॉट बाय एफ एम के बराबर भी है बेटा इस इक्वेशन से, फर्स्ट वाली से। देखो इस वाली इक्वेशन से देखो, ई आर को यहाँ ले जाओ ना, एफ एम नीचे आ जाएगा, तो ई आर किसके बराबर और आ गया, एफ नॉट बाय एफ एम। होना चाहिए कि एप्सिलॉन आर किस किस के बराबर है, मीडियम और एप्सिलॉन नॉट फोर्स के टर्म्स में एफ नॉट अपॉन एफ एम, ठीक है। अब देखो कई बच्चे समझते हैं कि ये जो है मीडियम में जो फोर्स है वो 1/एप्सिलॉन आर से घट गया, देखो है, नो मैम। देखो एफ एम की वैल्यू एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर आ रही है ना, तो एफ नॉट मतलब जो तुम्हारा वैक्यूम में फोर्स था उसकी वैल्यू मीडियम में निकाली तो कितनी हो गई, 1/एप्सिलॉन आर, मतलब कम हो गई ना वैल्यू। मान लो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है, तो तुम्हारा फोर्स घट गया एफ नॉट बाय 2 से, घट गया ना। यस मैम। तो ये फोर्स बेटा जो निकाला है ये कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स, ठीक है। ये कैसा फोर्स है, ये Q1 चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स होगा, ठीक है, जो रिड्यूस हुआ है, नेट फोर्स विल रिड्यूस ऑन Q1। ऐसे ही Q2 पे भी जो नेट फोर्स होगा मीडियम में वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगा रहा होगा वो अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये बच्चे समझ नहीं पाते कई बार, तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है मीडियम में वो अभी भी कितना लगा रहा है, सेम, ठीक है, Q1 Q2 पे सेम फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जो फोर्स रिड्यूस हुआ है वो Q1 का नेट फोर्स आया है, समझ में आया। यस मैम। तो मीडियम में फोर्स कितने से घट गया भाई, Q1 पे 1/एप्सिलॉन आर से। अब देखो एप्सिलॉन आर को और क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और किससे डिनोट करते हैं, के से। तो इसको ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। मैम परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्पेस को कितना इलेक्ट्रीफाई कर सकती है, मतलब मान लो कोई भी मीडियम है, उस मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस की वजह से, दोनों चार्जेस हैं, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, तो ये चार्ज उस मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को पेनिट्रेट कर सकते हैं उस मीडियम में, ये होता है। ओके मैम। ये वाला करो,
डी ऑप्शन जी। डी ऑप्शन मैम, डी। देखो क्या कह रहा है, टू चार्जेस Q1 एंड, हाँ दो चार्जेस हैं बेटा Q1 Q2 वैक्यूम में रखे हुए हैं जिनका डिस्टेंस d है, तो फोर्स लग रहा है F। इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, नाउ द फोर्स विल बी, तो फोर्स कितना हो जाएगा? F/4 टाइम। F/4 हो जाएगा। F/4। हाँ ठीक है, तो F तुमने देखा था अभी कितना था, F इन द मीडियम इक्वल्स टू F0 बाय K और एप्सिलॉन R। तो F0 बेटा F है, मीडियम K है, तो F/4 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आया? यस सबको? मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, मान लो एक दो चार्जेस ज्यादा हैं, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस समझे कि मान लो आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पर Q1 है, कहाँ गया Q1, ये रहा, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तीन चार्जेस हैं। अब इन तीन चार्जेस की वजह से, मतलब इन सारे चार्जेस की वजह से Q1 पे फोर्स निकालना है, समझो, ठीक है? ऐसे समझो कि यहाँ पर Q2 है, ये Q3 है, और बेटा यहाँ पे Q1 है। अब एक बात बताओ, Q1 पे किस किस की वजह से फोर्स होगा? Q2 की वजह से। Q2 और Q3। Q2 और Q3 दोनों की वजह से होगा। अब देखो Q2 इस पे फोर्स लगाएगा, याद रखना दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इस पे जो कूलम्ब लॉ लगता है ना बेटा, हमेशा इनके लाइन ज्वाइनिंग के ही उस पे लगेगा, जहां पर इनकी लाइन ज्वाइनिंग होगी। तो देखो Q2 Q1 एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। करेंगे, तो इनका फोर्स बेटा यहाँ लगेगा, F1 मान लेती हूँ, F12 फोर्स ऑन वन। ये F12 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इसको भी समझना, F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन। ओके, अच्छा बेटा Q3 Q2 पे फोर्स लगाएगा, प्लस या रिपल्सिव या अट्रैक्शन? रिपल्सिव। रिपल्सिव। Repulsive, ma'am. इस तरीके से F2 सॉरी फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 3, तो F13 हो गया। तो बेटा आप देखो इस Q1 पे दो फोर्स लग रहे हैं, F12 और F13। अब बात आई कि नेट फोर्स क्या है, तो बेटा नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है? तो F जो है रिजल्टेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वेक्टर एडिशन से। कैसे? वेक्टर Addition. हाँ, बाय वेक्टर मेथड। तो वेक्टर से हम लोग कोई भी फोर्स निकाल सकते हैं। तो मतलब अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर चाहे 10 चार्ज हो और एक पर फोर्स निकालनी हो कि इन सारे चार्जेस की वजह से एक पर कितनी फोर्स लगेगी, तो तुम्हें चुपचाप क्या करना है, सारे फोर्सेस को काउंट करना है, मतलब सारे चार्जेस की वजह से। ठीक है, करो। मैम remain unchanged, ऑप्शन सी। Option C, ma'am. वेरी गुड, देखो वो टॉपिक समझाया तो तुम्हें आ गया ना अब? यस मैम। Yes, ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कई बच्चों को पता नहीं होता। ऑप्शन सी हो गई। हाँ सी ऑप्शन। देखो Q1, हाँ Q2 पे जो भी फोर्स लगा रहा होगा, अगर आप साइड में कोई भी मीडियम रख दो तो अभी भी ये एक दूसरे पे तो वही फोर्स लगाएंगे, बट नेट फोर्स चेंज होगा, तो अभी भी फोर्स रिमेन अनचेंज। ठीक है, वेरी गुड, रिमेन्स अनचेंज, वेल डन, कर लिया। इसमें देखो, इसमें तुम्हें क्या करना है, मेरे सवाल के अकॉर्डिंग तुम्हें सबका चार्ज Q मानना है। मान लो यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, A B C, C वाले चार्ज पर फोर्स निकालो भाई। मैम पॉजिटिव ही है। हाँ सब पॉजिटिव है, इन टर्म्स ऑफ F निकालना, ठीक है? सबकी लेंथ A है, एक मैं सिखा देती हूँ कैसे करना होता है, वैसे तो स्कूल तुम्हें कराया हुआ है, करो। देखो A वाला बेटा A वाला C पर कैसा फोर्स लगाएगा? मैम रिपल्सिव। यानी इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स लगेंगे ऐसे, ठीक है? मान लेते हैं F1,
ये बी वाला सी पे कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव, ऐसे B2 B2 कह रही हूँ, F2, करेक्ट। अब देखो वेक्टर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं F रिजल्टेंट आएगा, यस मैम। निकालो। F1 कितना होगा देखो, मैम K एफ रूट Q, K Q स्केयर अपॉन A A. स्केयर, दोनों के बीच की दूरी है। F2 भी कितना होगा? K Q स्केयर अपॉन A A square. square. वो तो पता चल गया। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बताओ? हमें क्या चाहिए होगा? वेक्टर क्या कहता है? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 F1 F2 cos थीटा। cos थीटा कितना है भाई? मैम 60 डिग्री। 60. बेटा वेरी गुड। तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये कितना निकलेगा? मैम Opposite आंसर angle? हो जाएगा। अपोजिट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, आई एम सॉरी। तो कितना आया भाई? √3F, यही आ गया। मैम एफ रूट F√3, हाँ मतलब F√3 √3F एक ही तो बात है। देखो F की वैल्यू तो सेम है ना, F1 और F2 को तो लिख लो, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, है ना। तो F स्केयर प्लस 2 F, F1 F2 ये भी F स्केयर हो जाएगा, cos 30 1/2 2 कट गया, तो √3F आ गया भाई सबका। यस मैम। Yes, ma'am. देखो यहाँ पर तुम्हें एक चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो अब क्या करना? मैम एक फोर्स अट्रैक्टेड हो जाएगी। एक फोर्स नेगेटिव वाला ले लो, करो आंसर बताओ, ऐसी एफ के फोर्स में कितना आएगा? एक चार्ज एबीसी में से कोई भी एक चार्ज नेगेटिव ले लो, ए वाले को नेगेटिव मान लो, चलो अब ए को नेगेटिव क्यों मान के मुझे फोर्स बताओ सी वाले चार्ज पे कितना आएगा एफ के टर्म्स में? मैम cos 60 की जगह cos 120 आ जाएगा, बस बाकी सेम है। नहीं, आंसर कितना आ रहा है? अरे कहाँ खो गए बताओ, कितना आ रहा है रूट टर्म्स में? F/√3 कैसे आ सकता है ऋतिका अंकित? देखो मैं ये बोल रही हूँ कि जो ए पॉइंट है ना उस पर माइनस क्यू चार्ज, मैं तुम्हें डायग्राम ही बना के दे देती हूँ। फाइंड फोर्स ऑन सी वाला चार्ज, ठीक है, सबका डिस्टेंस ए। अब तो समझ आ गया क्या पूछ रही हूँ मैं? मैम एफ आ गया आंसर।
बाकी का यस मैम गया। -1/2 आएगा मैम। कैंसिल हो गया। किसका आ रहा है F? मैम मेरा आ रहा है, अमनदीप। हाँ अमनदीप आपका, तुमको पता है। देखो सही बात है, तुम्हारी ना रिवीजन हो जाएगी और मैं तुम्हें कोशिश करूंगी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएं और तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। सब पढ़ रखा है तुमने ऑलरेडी, पर तुम आंसर ही नहीं दे रहे, फिर मुझे क्या से पता चलेगा कि तुम कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे। फिर मैं जनरल क्लास की तरह धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, फिर तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे चाहिए तुम्हें? नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्या चाहते हो कि रिवीजन हो जाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा ले? यस मैम। यस मैम। फिर करो। आंसर ही नहीं लेके आ रहे आप लोग। मैम आ गया एफ नोट। देखो अब यहाँ पर निकालेंगे। अब देखो बी की वजह से, बी और प्लस क्यू है, क्या करेंगे एक दूसरे को? रिपेल। ऐसे जाएगा ऐसे रिपेल करेंगे। एफ बी। अब माइनस और प्लस क्यू, ए वाला चार्ज क्या करेगा इसको? अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा ऐसे Attract. जाएगा एफ, एक एफ ऐसे जाएगा एफ ए मान लो। अब देखो दोनों का वैल्यू निकालो। एफ ए किसके बराबर है? आप लिखोगे के क्यू स्केयर अपॉन ए स्केयर। सिमिलरली एफ बी भी किसके बराबर है? के क्यू स्केयर अपॉन ए स्केयर। करेक्ट? यस मैम। अब एंगल चाहिए होगा भाई। अब आप करोगे मैम एफ रिजल्टेंट के लिए तो एंगल चाहिए। किस किस के बीच का एंगल होना चाहिए? देखो आप इसको फिर से मान लो, एफ ए एफ बी जो है ए के बराबर है, एफ के बराबर है। तो एफ स्केयर प्लस एफ स्केयर प्लस 2 एफ स्केयर कॉस थीटा। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है भाई? इन दोनों फोर्स के बीच का, एफ बी और एफ बी के बीच का एंगल। तो ये चाहिए। तो तुम्हें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा भाई? 120। 120 हाँ, तो ये 120 कितना होता है? कॉस 120 होता है माइनस माइनस 1 याद नहीं रहता तो ऐसे निकाल लिया करो। कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 पे क्या हो जाता है? साइन, साइन 30 चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन 30 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव। रुको, कॉस 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पर तो क्या लेते हैं? साइन चेंज कर दिया, बट क्वाड्रेंट किसका रहेगा? जिस जो फंक्शन लगा हुआ है। तो कॉस फंक्शन का क्वाड्रेंट यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस शुड बी नेगेटिव। तो माइनस साइन 30 विच इज इक्वल टू -1/2। तो इसलिए कॉस 120 -1/2 ऐसे याद कर लिया करो। तो कितना आया भाई एफ रिजल्टेंट? देखो एफ स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस 2 एफ स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 से 2 कट गया, एक एफ स्केयर से एक एफ स्केयर कट गया, तो रिजल्टेंट कितना आ गया? एफ। एफ। करते क्यों नहीं हो फिर? चलो इसका करो, सेंटर पे निकालो। करो। मैम ऑप्शन सी मैम अलोंग द सी सी डायगोनल। ऑप्शन, मैम सी ऑप्शन हो गई, ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी आर along the diagonal BD। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो ये अपना O है, तो B वाला फोर्स कहाँ लगाएगा? देखो +2Q और -2Q, मैम टुवर्ड्स और ये +Q। क्या पूछा है? फोर्स पूछा है ना। मैम प्लस क्यू वाले तो कैंसिल हो जाएंगे।
प्लस क्यू वाले रिपेल करेंगे ना, देखो एफ सी वाला जितना इस पे फोर्स लगाएगा रिपेल में, इतना ही एफ क्यू भी इस पे लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, यस मैम। एफ ए वाला। Yes, ma'am. अब एफ बी वाला देखो, बी वाला जितना बी वाला इसको क्या करेगा भाई, माइनस Attract. अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कितने से, Towards D. और माइनस टू क्यू भी इसको क्या करेगा, माइनस टू क्यू भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एफ डी और एफ, अच्छा अट्रैक्शन है ना, यस मैम। हाँ, तो एफ डी और ये अपना दूसरा एफ बी, तो एफ ए और एफ सी तुमने तो कैंसिल कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और फोर्स आएगा बी डी डायगोनल के अलोंग। BD diagonal. वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों डी दूरी पे हैं, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है K। अगर दोनों को एयर में रख देते हैं तो फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस एट व्हिच दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। ठीक है, क्या बनाया, करो। तो मैम सी आ गया। बी। क्रिश का भी, क्रिश ने, अच्छा ये तो बहुत पहले का दिया हुआ है ना तुमने, करो करो आंसर दो। दूरी का सी, रविंदर बी। चलो देख लेते हैं, देखो दोनों चार्जेस हैं मीडियम में रखे हुए हैं, तो मीडियम में F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्केयर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एंड प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो इसको d स्केयर करो, ठीक है। K को क्या लिखोगे अब यहाँ पे, यानी मीडियम वाला फोर्स है, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ऑटोमेटिकली F नॉट बाय K के बराबर है, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ सीधा। फिर क्या कह रहा है, इफ दे आर प्लेस्ड इन एयर देन फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस एट विच दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। तो मान लो एयर में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R डैश, वो R निकालना है तुम्हें, है ना, R डैश मान लो कि भाई R डैश दूरी पे रखे हुए हैं, ये वाला फोर्स किसके बराबर आना चाहिए भाई, F नॉट किसके बराबर आना चाहिए, मीडियम वाले फोर्स के बराबर। तो यहाँ पर F नॉट को किसके अकॉर्डिंग करो, किसके बराबर करना पड़ेगा, F नॉट बाय, के। हाँ F नॉट बाय K के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। K की दूरी कितनी थी, अब यहाँ पर लिख लो, F नॉट को क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय D स्क्वायर, पहले दूरी D स्क्वायर थी, ठीक है। तो देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट K साइड में रहेगा, तो R डैश स्क्वायर इक्वल्स टू K D स्क्वायर, यही आया। तो R डैश किसके बराबर आ गया भाई, रूट टाइम्स ऑफ K इंटू D, तो R डैश कितना आया, रूट KD, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी ऑप्शन आया। राजविंदर एक बार देख लेना, कहीं एरर हो गया होगा। जो फर्स्ट लाइन है मैम, उसमें ये बताया ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रखा है मैम, तो वो भी मल्टीप्लाई के साथ नहीं होगा, FM भी। नहीं नहीं, FM का फॉर्मूला क्या होता है, F नॉट बाय K,
FM लिखोगे ना, FM कैसे लिखोगे, FM का ऐसे फॉर्मूला बनाओगी 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, तो मीडियम वाला एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 कितनी दूरी पे रखे हुए हैं d², बस। ठीक है, तो ये FM हो गया, तो ये F0 FM के बराबर करना है, तो यहाँ पर इक्वेट कर दो F0, बस ओके ये वाला करो। क्या कह रहा है, एक पॉइंट चार्ज है 4Q0 जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। अनदर चार्ज है Q2 जो कि -Q0 के बराबर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी है। एक अलग चार्ज है प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्रोटॉन पे वो कितना लग रहा हो, यानी ये कहीं प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन पे लगने वाला बेटा एफ नेट कितना है, एफ नेट कितना है, 0 है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, तो ये बताओ प्रोटॉन को ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे रखें। तो अब डायग्राम यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा 4Q0 है, यहाँ पर तुम्हारा -Q0 है और यहाँ पर तुम्हारा क्या है +Q0, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मान लो ये दूरी कितनी है, x है, ठीक है, हम मान लेते हैं। अब देखो इस Q0 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, नाम दे दो इसको A और B। A वाला बेटा इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो FA ये इस डायरेक्शन में हो गया। B क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में FB। तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा कि Q0 पे F नेट 0 हो जाए, यानी FA को किसके बराबर होना पड़ेगा, FB के। फोर्स निकालना आता है ये F कुलाम्स लॉ से, FA कितना हो जाएगा देखो, K दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड 4Q0 इंटू Q0, दूरी कितनी है भाई A से लेके इस C वाले चार्ज की, मैम 12 + x। ठीक है। अब इस पे कितनी हो जाएगी, ए पे, अब बी पे कितना हो जाएगा निकालो, बी की वजह से के, बी का मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का Q0, सी का मैग्नीट्यूड कितना है Q0 अपॉन दूरी कितनी है भाई x², करेक्ट। अब कैंसिल होती हुई चीजें काट दो भाई, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 4 इक्वल्स टू, देखो अब जो भी वेरिएबल टर्म है इनको एक साइड ले लो, 12 + x अपॉन x, दोनों स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ही करना है ये वाले क्वेश्चन। जो भी x वाले हैं उनको एक तरफ ले जाओ और उनका होल स्क्वायर बना दो। अब ये 4 है, इस 4 का भी होल स्क्वायर बना सकते हो ऐसे, 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 + x अपॉन x का होल स्क्वायर। देखो तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और रिड्यूस हो गई, टर्म्स हो गई ना, तो बेटा 2 इक्वल्स टू 12 + x बाय x, 2x इक्वल्स टू 12 + x, मैम 24 आ गया आंसर। x इक्वल्स टू 12, x 12 आ गया, तो ओरिजिन से कितनी दूरी हो गई, ओरिजिन से 12 + 12 यानी 24। 24। एक क्वेश्चन जो अच्छा था वो ये वाला, देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, यस देखो, मैम। हाँ देखो ये क्वेश्चन तुम्हें फॉर्मूला बेस पे भी हो सकता है, बट हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि करते कैसे। क्या कह रहा है कि 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं जिसमें चार्ज Q है,
10 microcoulomb are suspended by 2 insulating thread of equal length 8 centimeter each from a point fixed in the ceiling. It is found that in the equilibrium thread are separated by an angle 60 degree. So what is the tension in the thread? तो टेंशन पूछिए थ्रेड में कितना टेंशन है. तो थोड़ा फ्री डायग्राम बनाओ. दोनों बेटा प्लस प्लस की चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? सेम रिपेल कर रहे होंगे. ये पहले करें दोनों की लेंथ दी हुई है सस्पेंडेड बाय थ्रेड ऑफ लेंथ. इन लेंथ थ्रेड की लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर. इसकी भी 1 सेंटीमीटर है थ्रेड की लेंथ. दोनों 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो देखो यहाँ टेंशन यहाँ पर डाउनवर्ड में mg फोर्स लगेगा. दोनों में लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. टेंशन कहाँ लगती है? थ्रेड के अलोंग है ना. टेंशन खिंचाव कहाँ पर आएगा? लेंथ जो स्ट्रिंग है वहां पर. तो टेंशन बेटा यहाँ लगेगी. ठीक है, टेंशन टी. हमें भी ये जिद है, हमें तालियां की भी लगनी है और हमारे ओके की भी लगनी है. मैम जी इसका आंसर 80 न्यूटन आएगा. हाँ बेटा, 80 न्यूटन आएगा इसका आंसर. ऑप्शन ए. किसने निकाला बेटा जी? मेरा बच्चा हमारा हाँ जी. हाँ, हैंड रेज करो. किसने बताया? हर्षी. हाँ बेटा, 18 अभी चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली. ठीक है, अभी एक बार आंसर चेक कर लेंगे. वेट कर. यही आ रहा है. यही आ रहा है. तो देखो बेटा एफ फोर्स यहाँ. अब देखो टेंशन के कंपोनेंट. टेंशन यहाँ हो जाएगी टी. ये टेंशन टी यहाँ पर. कंपोनेंट देखो टेंशन टी का यहाँ पर कौन सा आएगा? टी कॉस थीटा. यहाँ पर टी साइन थीटा. सही है. तो आप बैलेंस कर लो टेंशन को. कैसे करोगे? टी साइन थीटा एम जी के बराबर हो गया इक्विलिब्रियम में. टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरा बेटा? T cos theta is equal to mg हुआ ना. हाँ सॉरी, यस. टी साइन थीटा देखो किसके बराबर आ जाएगा? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर. करेक्ट. टी साइन थीटा को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और टी कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? अपना एम जी के. यही आ गया. अब देखो टी से टी कट गया. टेन थीटा निकालना पड़ेगा पहले भाई. कूलॉम्स लॉ कितना है? के दोनों के बीच का चार्ज कितना? अच्छा एंगल तो दिए हुए हैं. सॉरी एंगल इज गिवन. ओके, एंगल गिवन है. करेक्ट. 10 30 डिग्री कितना गिवन है? 10 60 डिग्री हो गया ना ये. यस मैम. रुको ये ऐसे पार्ट हो जाएगा ना इसका. Yes ma'am. ऐसे माना है. पार्ट्स हो जाएंगे ना इसके. अच्छा ये एंगल गिवन है, ये तो देखा ही नहीं. ये पार्ट हो गए. ठीक है, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा. तो 10 कितना बना भाई? 30 डिग्री. I'm 1/. तो यहाँ पर k q1 q2 अपॉन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, वो हमारे पास है नहीं. आर स्क्वायर. ठीक है, m मल्टीप्लाई बाय एम जी. हमें क्या निकालना है? टेंशन की वैल्यू. एक से ही निकाल सकते हैं ना, फिर दोनों से करने की जरूरत क्या है? एक से ही निकाल लो टेंशन तो बेटा, है ना. दोनों से करने की, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंशन ही तो पूछा है. तो जैसे टी कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं mg, बट हमारे पास mg गिवन नहीं है तो ये तो कैंसिल हो गया. तो टी साइन थीटा से निकल सकता है. टी साइन थीटा किसके बराबर है? एफ ई के बराबर है. राइट. टी साइन थीटा कितना है? 30. 30 डिग्री. 30 डिग्री. अब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लो. के q1 q2 अपॉन हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए आर स्क्वायर. टी साइन 30 कितना होता है? 1/2. तो ये 1/2 होके यहाँ पर चला जाएगा. 2 इंटू के. दोनों चार्जेस सेम है तो q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सही है. अब देखो चार्ज की वैल्यू गिवन है 10 माइक्रोकूलम. आर नहीं है, आर निकालना पड़ेगा. तो आर भी निकाल लोगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर ये एंगल ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो बेटा ये वाली लेंथ आ जाएगी. सपोज करो ए बी. कैसे निकाल लोगे? ये परपेंडिकुलर हो गया. ए बी इज परपेंडिकुलर, है ना. Yes ma'am. इस तरीके से ये वाली तुम्हारी लेंथ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो. जल्दी बताओ ए बी कितना आएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, थीटा है. दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज.
साइन थीटा साइन 30 से ही आ जाएगा आई थिंक। साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपोटेन्यूज कितनी है भाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर रखो। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 1/2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 1 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² करना पड़ेगा। क्लियर है? यस तो ए बी कितनी आ गई यहाँ से? 1 सेंटीमीटर। Yes, ma'am. ए बी कितनी आ गई 0.5। 2ab इक्वल्स टू 10⁻⁻²। तो ए बी कितना आया देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻²। बोले तो कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर। फिर बी बेटा ये वाला पॉइंट जो होगा डी मान लो ये भी 0.5 ही होगा, तो ए से लेके डी तक की दूरी कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। 1 centimeter. मीटर। तो आर स्क्वायर भी आ गया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ फर्दर। 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू कितना है 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लगेगी 2 बार है तो -12। हाँ आर कितना हो गया रेडियस बेटा 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। बोलो यही सॉल्व करना है ना? है इसको सॉल्व करके देखो बेटा कितना आता है 9 दूनी 18। अच्छा सॉरी ये 0.25 क्यों ये तो 1 है ना अपना, ये तो 1 आया है 0.5 थोड़ी है 1। ठीक है तो 9 दूनी 18। अब बस ये बैलेंस कर लो 9 टोटल पावर कितनी होगी 10 की पावर 9 10 11 ऊपर है -12 अपॉन है 10 की पावर -4। तो ऊपर कितना बचा 10 टू द पावर -1 अपॉन 10 टू द पावर -4। ऊपर जाके बेटा +4 हो जाएगा ये तो 10 टू द पावर 3 आ रहा है ये तो 18 इंटू 10 टू द पावर 3 आ रहा है ये वाला। ये आंसर है एक्यूरेटली। देखो जरा दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। तो नन ऑफ द अबव हुआ ना इसका। मेरा भी यही आ रहा था नन। 10 की पावर जरा ये किसने आंसर दिया था सबसे पहले? हर्षी। हर्षी बेटा एक बार ये देखो कि ये 10 टू द पावर 3 भी लग रहा होगा कहीं साइड में। नौ 10 11 11 में से गया तो -1 ऊपर से जाके वो प्लस हो जाएगा तो 10 टू द पावर 3 बनेगा। क्लियर है? यस मैम। न्यूटन मैम जी मेरा आंसर 18 न्यूटन आ रहा है। 18 कैसे आ रहा है बेटा? मैम इन्होंने ना पावर्स नहीं लगाई होंगी चेंज करने के लिए। कहीं पावर में एरर होगा बेटा कि नहीं होगा? एक बार मैं आंसर भी मैच कर लेती हूँ ठीक है आ क्या रहा है एग्जैक्ट। इसमें गिवन नहीं है, यही आएगा एग्जैक्टली हमने जो निकाला है सही निकाला है। ठीक है यस मैम। वो उन्होंने पावर नहीं लिया होगा, या फिर ये सुनो ये या फिर ये मीटर्स में होगा। ये जो 1 सेंटीमीटर है ना अगर इसको 1 मीटर बना दोगे तो फिर तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 18। ये 10 टू द पावर -4 हट जाएगा, अरे तब भी कितना आएगा 1.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इफ यू विल टेक लेंथ को 1 मीटर। देखो 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा छोटा होगा उसको सस्पेंड करने के लिए, ये 1 मीटर होगी। तो 1 मीटर के अकॉर्डिंग भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। जिन बच्चों का बी आया है उन्होंने मीटर्स में लिया होगा राइट, तो बी ऑप्शन उनका सही है। समझ गए? Yes, ma'am. गॉट इट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं डीपीपी के, क्लास वर्क डीपीपी। सेकंड क्वेश्चन करो। अब ये मत कहना ये कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो क्या? यस मैम कर चुकी है। वहां पे कराई थी सर ने ये? मैम हमें हार्ड Yes, ma'am.
मैम मॉड्यूल के हैं क्वेश्चन? हाँ, हो गया ये था। मॉड्यूल्स ma'am. के क्वेश्चन हो गए थे वहां पे सारे। यस मैम सारे। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, मॉड्यूल के क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं ऑलरेडी। नहीं मैम सारे नहीं हुए। सारे नहीं मैम, कुछ कुछ हुए हैं। कुछ कुछ ही तो हुआ होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन करो। सर ना होमवर्क देते थे घर के लिए। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन करो। ए ऑप्शन जी। किसने बताया? फिर से हरलीन ने बताया क्या? अभय ने बताया है, राइट? यस मैम ए ऑप्शन है। पहले किसने बताया था? सबसे पहले हर्षी ने। मैंने बताया था मैम। अभय ने बताया है, ठीक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मतलब तुम लोग एक बार ना तुम चैट बॉक्स में भी लिख दिया करो अभय का ए आया। तुम लोग कहीं देख के तो नहीं बता रहे हो? नो मैम। चलो, कौन बताएगा ए के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया है? मैम इसमें एफ की जगह एम ए लिख के मैम एंड ए की जगह उसको मैम सस्पेंडेड करके टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को मैम उसके रिलेशन से निकाला है। एम में करके क्या फायदा आएगा यहाँ पे? ए की वैल्यू क्या ली है? एक्सीलरेशन कितनी ली है? सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेशन कितनी हो जाती है? कौन बताएगा? एक्सेलरेशन हाँ, कितनी हो जाएगी बताओ एक्सीलरेशन? देखो, पार्टिकल सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है, मतलब चार्ज जो है सर्कुलर मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन में कौन सी एक्सीलरेशन आती है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल मैम। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। हाँ, वैसे वो फोर्स का हो गया, एक्सीलरेशन सिर्फ v²/r। तो यहाँ पर फोर्सेस को इक्वेट करोगे, राइट? कौन कौन से फोर्सेस? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा? mv²/r, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। अब देखो, तुम्हें टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड तो ओमेगा से रिलेट करता है। टाइम पीरियड ओमेगा से रिलेट करता है, यानी ओमेगा किसके बराबर होता है? 2π/t के। टी। यस मैम। 2π/t के, यानी इस वेलोसिटी को ओमेगा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है? m v कितने बराबर होता है बेटा? r ओमेगा के। r v इक्वल्स टू r ओमेगा, ठीक है? तो यहाँ पे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो कितना हो गया? m ओमेगा स्क्वायर r। ये हो गया। ओमेगा निकाल लोगे यहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू m को आप यहाँ पर भेज दो। r कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा r का, एक और r लगेगा तो r क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की। अंडर रूट कर दो, ये क्या बन गया? ओमेगा। आ गया ओमेगा। अब ओमेगा आ गया, अब टाइम निकालो। तो टाइम क्या हो जाएगा? देखो, टाइम हो गया 2π/ओमेगा। तो करो फिर। टाइम पीरियड हो गया 2π/ओमेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? mr³ ऊपर अपॉन k q1 q2 अपॉन में, ठीक है? तो mr³ ऊपर देखो, या तो ऑप्शन बी में है या ऑप्शन ए में है। तो चेक करो, q को क्या लिखोगे? 1/4πε ऊपर, k को लिख सकते हो 4πε0। अब देखो 2 पाई अंदर है, तो पाई ऊपर अंदर जाएगा तो पाई का स्क्वायर होगा, और एक पाई ऑलरेडी है तो पाई का क्यूब बनेगा। तो दोनों में पाई क्यूब है। अब इसका मतलब 2 को भी अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो 2 को अंदर लेके जाओगे तो 4 × 4 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। वेरी गुड, आ गए सबको? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
सब लोग? मैम ऑप्शन बी। किसका? मैम 4 का। अरे कर तो लो, सॉल्व कर भी दिया देखते ही। यस मैम। ऑलरेडी करा होगा ये भाई, तुमने ऑलरेडी कर रखे हैं ये क्वेश्चन, तो फिर कराने का फायदा ही क्या है? हाँ, मैम जो पॉइंट दिए हुए हैं उन्होंने, मैम उससे ही आंसर आ रहा है, सिंपल। किससे? जो मैम पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, -1 और 3। हाँ हाँ करो, उन्हीं से ही निकालो। तो देखो आर वेक्टर से ही काम चल जाएगा। क्या आर वेक्टर से काम चल रहा है? हाँ, अलग अलग क्यों भाई, ये दो सेम भी तो है ये दो। यस मैम। मैम वो एफ से आ रहा है आंसर। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड तक। क्या कह रहा है, एक चार्ज है Q1 जिसकी पोजीशन ये है, और तुम्हें दूसरे चार्ज पे फोर्स निकालना है जिसका जो कहां पर है, ओरिजिन पे। मतलब इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यहाँ पर तुम्हारा Q2 है, यहाँ पर Q1 है ओरिजिन पे, ठीक है। तो किस पर फोर्स निकालना है भाई? Q2 पे। तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? Q1 से Q2 पे आती हुई, देखो ये इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, है ना। F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, करेक्ट है डायरेक्शन फोर्स की। यस तो यानी आर वेक्टर भी ऐसे लोगे, मैम। आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। Q1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -1 और 3, तो आर वेक्टर निकाल लो। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस करो भाई, 2 में से 0। मैम जी डी ऑप्शन होगी इसकी। बालक को हाथ सा दिया हो कि लैपटॉप कहाँ चलाने का। हाँ देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, Q1 में से Q2 का माइनस करना पड़ेगा, है ना। Q1 माइनस Q2, तो 2i माइनस j प्लस 3k, यानी ऑप्शन नंबर ए या बी में से एक है, क्योंकि 2 भाई आप ए में से बी माइनस करना है, इसमें से ये घटाओगे, तो ये तो सब 0 0 है, तो 2 -0 -1 0, 3 में से -0, तो एज इट इज आ जाएगी वैल्यूज। तो आर वेक्टर तो अपना एज इट इज आ गया। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई? 5 √14 आ जाएगा। √14, मैग्नीट्यूड आ गया √14। तो बस अब कर लो, फिर हो ही गया आधा से ज्यादा सवाल, है ना। 1/4 चार्ज की वैल्यू क्यों गिवन है क्या, अपॉन r³ लिखेंगे ना, r³। तो r³ मतलब 14 इंटू 1, तो 14 हो जाएगा। समझ गए? एक तो √14 हो जाएगा, एक बचेगा 4 इंटू 14, तो ये 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 56, और 56 इंटू √14, ठीक है। तो ये बच जाएगी आपकी r की वैल्यू, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैम आर क्यों किया? हाँ आर मैं- क्यों किया? बेटा ये वेक्टर फॉर्म है ना, देखो कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, के Q1 Q, ये तो तुम्हारा नॉर्मल कुलाम्स लॉ है, राइट। के Q1 Q2 फोर्स। अब होता है एक, जब हम लोग किस में निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म में। किस में? वेक्टर वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो Q1 Q2 की तरफ फोर्स लगा रहा है, मैं यहाँ पे बनाऊं, Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ पर, Q1 ओरिजिन पे है, Q2 Q1 पे कहाँ फोर्स लगाएगा बेटा? दोनों देखो चार्जेस, Q1 Q2 का फोर्स निकालना है, दोनों कैसे चार्जेस हैं? सेम चार्जेस हैं, लिखा है द चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 आर दिस एंड अनदर चार्ज पार्टिकल। तो Q2 का फोर्स Q1 पे निकालना है, यानी इस डायरेक्शन में, ये इधर में फोर्स आएगा ना, तो ये क्या हो गया? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, ठीक है। ये फोर्स फर्स्ट वाला मान लो, हाँ बेटा ये बी वाला मान लो। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर डायरेक्शन के साथ लिखना होता है, कैसे? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए क्या ऐड कर देते हैं? यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को कैसे ओपन करते हो? आर आर अपॉन आर, तो ये r³ हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये बनता है r की वैल्यू क्यूब। अब r वेक्टर होता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है।
तो फोर्स की डायरेक्शन के साथ साथ हम लोग क्या लेंगे, आर वेक्टर की डायरेक्शन। तो देखो ए बी पर फोर्स लग रहा है, यानी डायरेक्शन ऐसी आ रही है आर वेक्टर की, तो आर वेक्टर कैसे होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो तुम्हारी डायरेक्शन देखो, तुम कहां से चले हो, बी से चले हो, और फाइनली कहां पर आ गए, ए पे। तो आर फाइनल क्या हुआ तुम्हारा, फाइनल पोजीशन हो गई ए, और इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, आर बी। फाइनली ए पे आया भाई, इसमें तो ए माइनस बी करेंगे, यानी साइन रिवर्स हो जाएगा तुम्हारा, ए थोड़ी, फिर ऑप्शन नंबर बी थोड़ी बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है भाई। देखो माइनस करो वेक्टर्स को, ये तुम्हारा बी वाला फाइनल है ना, डी ऑप्शन आएगी जी इसकी। तो हाँ, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करेंगे, और आर फाइनल ए है, तो भाई इसमें आपको ये करना पड़ेगा, 0 0 0 में से माइनस करना पड़ेगा 2 -1 और 3, ठीक है। तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, यानी 2 वाला नेगेटिव हो जाएगा, जे पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, तो यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, करेक्ट। ठीक है, वेक्टर के हिसाब से लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस डायरेक्शन में है तुम्हारा एरो, तो फाइनली आप ए पे आए, चले कहां से, बी से, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये आर वेक्टर का फॉर्मूला है, ये याद कर लो, ये पता होना चाहिए। देखो ये वाली टर्म, डायरेक्शन यहां से निकाली है, ठीक है बेटा। तो ये डायरेक्शन है, तुम चले कहां से, इनिशियली बी से चले, और फाइनली कहां पर आए, ए पे, तो फाइनल आपका ए, इनिशियल बी, ठीक है, समझ गए। वेक्टर फॉर्म आता है ना सबको, यस मैम। वेक्टर फॉर्म, तो ये वेक्टर फॉर्म है। यस मैम। ऑप्शन नंबर डी आंसर है भाई, बी नहीं है, सब बी 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 करते हो। मैम जी मैंने तो डी कहा था। किसने कहा था, हर्ष माधव ने। ठीक है हर्ष, कहाँ से हो हर्ष आप, पंजाब से। अरे पंजाब में कौन सी जगह, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब जी। फतेहगढ़, चलो ठीक है। तो ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक डीपीपी भेज दूंगी, ये ट्राई कर लेना। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को आज की क्लास में डाउट है तो पूछ लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, थ्योरी तो लेस ही करेंगे। ओके मैम। हाँ हर्ष, हाँ हर्षी बोलो, हैंड रेज कर रखा है। जी पहले किया हुआ था, अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय अगली बाय। बाय मैम। नेक्स्ट क्लास कौन सी है, केमिस्ट्री मैम। केमिस्ट्री मैम। चलो बढ़िया है, केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। बाय 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 बाय। बाय मैम। बाय बाय बाय। बाय मैम। हाँ हर्षी अब बताओ।